ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। यह क्रैश कोर्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पिछली वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए और सारी वीडियो एक एक करके देखिए। इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है महाजनपद काल के बारे में। तो दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की सभ्यता सनातन मानी गई है, क्योंकि समस्त विश्व में केवल भारतीय सभ्यता है जिसका क्रमिक विकास लिखित रूप में उपलब्ध है। वैदिक काल से पूर्व तथा पश्चात भारतीय संस्कृति का पूर्ण विवरण कहीं न कहीं पुस्तकों में उपलब्ध है। इन्हीं पुस्तकों को खोज करने के बाद पता लगता है कि वैदिक काल में जनजाति को एक समूह में रहते थे। उन्होंने अपने अलग अलग राज्य सीमाओं को निर्धारण करने का फैसला किया। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसी निश्चय के इन इकाइयों को जन्म दिया। इसे जनपद या राज्य का नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में इन जनपदों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वैदिक काल में जो लोग पहले एक समूह के रूप में रहते थे, अब उन्होंने अलग अलग राज्य में रहने का फैसला किया। इन अलग अलग राज्यों को जनपद का नाम दिया गया। और महाजनपद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद शब्द वास्तव में संस्कृत के महा प्लस जनपद के संयोग से मिलकर बना है, जहाँ महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा और जनपद का अर्थ होता है एक जनजाति के पद चिन्ह। इस प्रकार यह जनपद वर्तमान काल के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तथा हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी के विस्तार तक फैले हुए थे। इन जनपदों का विवरण बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र तथा रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जनपद क्या होते हैं। जनपद जो कि पहले वैदिक काल में एक लोग समूह के रूप में रहते थे, जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाके रहने का फैसला किया तो उसको एक जनपद बोला गया। जनपद मतलब जन पैर, जहाँ लोगों ने अपने पैर रख दिए और वहाँ रहना शुरू कर दिया, उसे बोला गया जनपद। और जब बहुत सारे जनपद को मिला लिया गया तो उसे बोला गया महाजनपद। इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से। इसके साथ ही महाभारत और रामायण में भी इस जनपदों का और महाजनपदों का उल्लेख है। आगे देखते हैं, महाजनपदों का निर्माण कैसे और किस रूप में हुआ। भारतीय इतिहास में आर्थिक और राजनैतिक विकास की दृष्टि से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अर्थ बंजारा जनजाति स्वयं को कृषि आधारित समाज में ढालने का प्रयत्न कर रही थी। जो उस समय के बंजारे लोग थे, वो भी अब एक सामान्य स्थायी जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खेती करने का फैसला किया और उसमें कृषि में अपने आप को निपुण करने लगे। इसके साथ ही व्यवस्थित राजनैतिक तंत्र और विस्तृत व्यापारिक तंत्र के कारण विभिन्न राज्यों का उदय हुआ। इसके साथ ही वो राजनैतिक और व्यापार में भी अपना बढ़ावा देने की कोशिश करने लगे और इन्हें व्यक्तिगत रूप से जनपद व सामूहिक रूप से महाजनपद का नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि अलग अलग जो राज्य थे उन्हें जनपद बोला गया और कलेक्टिवली जब सारे जनपद को मिला लिया गया तो एक महाजनपद का नाम दिया गया। सभी जनपदों के नाम उस स्थान पर बसी क्षत्रिय जातियों के आधार पर दिए गए हैं। इन जनपदों की सीमाओं का निर्धारण नदियों, जंगलों या पर्वत श्रृंखलाओं जैसे हिमालय के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि उनके जो नाम दिए गए हैं जनपदों के, वो वहाँ की क्षत्रिय जाति के आधार पर दिए गए हैं और उनकी क्वालिटीज़ के नाम पर दिए गए हैं। और उनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे किया गया है, नदियों, जंगलों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय के आधार पर, कि हिमालय के इस साइड का एरिया ये वाला हो गया जनपद और नदी के इस साइड का एरिया ये जनपद हो गया। इसी तरीके से इतिहासकारों का इन जनपदों की संख्या को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 16 जनपद हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उससे भी ज़्यादा हैं, कुछ मानते हैं कि उससे भी कम है। जैसे पाणिनि के अनुसार इन निर्मित जनपदों की संख्या 22 है। पाणिनि ने कहा कि 22 जनपद थे, जबकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 ही महाजनपद थे। लेकिन एक बात में सभी एक मत हैं। वो बात क्या है, इन सभी में मगध, कोसल और वत्स सबसे महत्वपूर्ण जनपद माने जाते थे। सबसे पावरफुल कौन सा जनपद था, इन 16 जनपद या फिर 22 जनपद जितने भी रहे होंगे, इन सब ने एक मत दिया है कि मगध, कोसल और वत्स बहुत ही पावरफुल जनपद में से एक थे, अर्थात सबसे ज़्यादा ही पावरफुल जनपद थे।
सभी 16 जनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी। जितने भी जनपद थे उन सबकी एक राजधानी होती थी, जिसके लिए एक सुदृढ़ किले का निर्माण किया जाता था। इस किले की देखभाल एक प्रशिक्षित सेना और प्रशासन के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, हमने देखा कि अलग अलग इतिहासकार बताते हैं कि अलग अलग महाजनपद थे। पाणिनि बताते हैं कि 22 थे, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का ये बताता है कि 16 महाजनपद थे। तो 16 जनपद जो थे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका मानना है कि 16 ही जनपद होते थे, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 16 जनपद थे सबकी एक राजधानी होती थी, और इसके लिए एक सुदृढ़ किले का निर्माण भी किया जाता था। इस किले की देखभाल एक प्रशिक्षित सेना और प्रशासन के द्वारा किया जाता था। जनपद के रख रखाव के लिए जनता से टैक्स के माध्यम से धन प्राप्त किया जाता था। अब अगर जनपद के लिए हम रख रखाव करेंगे, उसमें कुछ खर्चे आएंगे, सड़कें बनाना पड़ेगा, किले बनाना पड़ेगा, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इन सब का पैसा कौन देता था? वहाँ की जनता ही देती थी, और उसे टैक्स यानी कि कर कहते थे। तो दोस्तों, अब हम 16 महाजनपद को याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनकी जानकारी भी देखेंगे, और हम आपको एक सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप इन 16 महाजनपद को मुंह याद कर सकते हैं। आपको कहीं और से किसी भी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई भी ट्रिक आपको नहीं चाहिए, जो मैं बताऊँगा आप बिल्कुल ही एक बार में आप उसे याद कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस से। तो अब हम एक एक करके अपने जनपदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला महाजनपद है अंग। अंग एक जनपद का नाम है, और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अभी आप ऐसे ही देखते जाओ, अभी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अंग ये एक महाजनपद था जिसका राजधानी क्या थी? चंपा। दूसरा जनपद हमारा कौन सा है? सूरसेन। सूरसेन, और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। तीसरा है अस्मक। अस्मक, इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था पोटली या फिर पोतन। अगला है बज्जी। बज्जी, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। नेक्स्ट मगध, जो कि हमने देखा बहुत ही पावरफुल महाजनपदों में से एक था। इसकी जो राजधानी थी, 2 राजधानी थी, गिरिब्रज या फिर राजगृह। अगला है अवंतिका। अवंतिका, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक थी उज्जैन और दूसरी थी माहिष्मति। उज्जैन अवंतिका को 2 भाग में बांटा गया था, उत्तरी अवंतिका और दक्षिणी अवंतिका। तो उत्तरी अवंतिका जो था उसका उज्जैन था, और दक्षिणी अवंतिका इसका था माहिष्मति। अगला है कुरु। कुरु का जो राजधानी था वो था हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है मल। मल, इसका जो राजधानी थी वो था पावा और कुशीनारा। काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पित्य या फिर आक्षेत्र। अगला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, बहुत इंपॉर्टेंट। वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी महाजनपद जो कि पावरफुल में से एक थे। अगला है कोसल। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या फिर साकेत। चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती या फिर सैथिवती। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार 16 जनपदों के बारे में पढ़ा और उनकी राजधानी के बारे में भी पढ़ा। अब आप एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करते जाइए और उनकी राजधानी को याद करते जाइए। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि महाजनपद को याद करने का हम आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। ये 16 महाजनपदों लिखे हुए हैं, इसको हम एक पोएम की तरह पढ़ते हैं और ये एक आसानी से याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। इसको आपको ऐसे पढ़ना है। अंग, सूरसेन, अस्मक, बज्जी, मगध, अवंतिका, कुरु, मल्ल, काशी, मत्स्य, गांधार, पांचाल, वत्स, चेदी, कंबोज, कौशल। आप इसको 2-3 बार पढ़ो और आपको ये एक पोएम की तरह लगने लगेगा। इसके बाद आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अंग, सूरसेन, अस्मक, बज्जी, मगध, अवंतिका, कुरु, मल्ल, काशी, मत्स्य, गांधार, पांचाल, वत्स, चेदी, कंबोज, कौशल। एक बार फिर से देखते हैं। अंग, सूरसेन, अस्मक, बज्जी, मगध, अवंतिका, कुरु, मल्ल, काशी, मत्स्य, गांधार, पांचाल, वत्स, चेदी, कंबोज, कौशल। इसी तरीके से आप 16 महाजनपदों को मुंजवानी एक एक करके याद कर सकते हैं और राजधानी आपको याद हो जाएगी। आगे देखते हैं महाजनपद काल का समाज। इस समय का समाज एक आदर्श समाज कहा जा सकता है। इस काल के समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर क्या है? विधवा विवाह को सम्मति प्राप्त थी। मतलब उस समय की जो विधवा लोग होते थे वो शादियां कर सकते थे और जन समाज को वहाँ पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, और विधवा को अपने पति की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही जो उनका मृतक पति होता था उनकी संपत्ति में से कुछ हिस्सा उनके अंदर में भी आता था। ठीक है, वो उनमें अधिकार प्राप्त होते थे। अगला है अनुलोम विवाह।
जिसमें स्त्री निम्न कुल से और पुरुष उच्च कुल से होता था, इसको भी अलाउड था, इसमें भी कोई बुरा नहीं माना जाता था, ऐसे विवाह लोग करते थे। ठीक है। अगला है प्रेम विवाह व गंधर्व विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। जो प्रेम विवाह था वो भी लोग कर सकते थे। गंधर्व विवाह क्या होता है दोस्तों? गंधर्व विवाह क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला देखते हैं, पुरुष द्वारा एक से अधिक विवाह को बुरा नहीं माना जाता था। कार्यों के आधार पर जाति प्रथा का आरंभ हो गया। जैसा कि हमने देखा कि वैदिक काल में तो ये सब ठीक था, कार्य के आधार पर ही जाति का जो डिवाइड किया गया था वो उसी के आधार पर किया गया था, कार्य के आधार पे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति बद से बदतर हो गई थी। वहाँ कार्यों के आधार पर छोड़ के जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। लेकिन महाजनपदों में हमने देखा कि वापस इसे कार्य के आधार पर कर दिया गया, जन्म से छोड़कर कार्य के आधार पर। अगला 6 नंबर, कृषि कार्यों में कार्य करने के लिए दास प्रथा का भी आरंभ हुआ। खेतों में हेल्प करने के लिए लोग दासों को खरीदना भी स्टार्ट कर दिया। दास प्रथा का आरंभ भी यहीं से हो गया। नोट, इस प्रकार कहा जाता है कि महाजनपदकालीन समाज कुछ मायनों में स्त्री को महत्व देने वाला एक आदर्श समाज बन गया। स्त्री को सम्मान देते ही थे। आप देख सकते हैं कि विधवा विवाह अलाउड था, और इसमें जो विधवा होती थी उन्हें अपनी पति की संपत्ति में से अधिकार प्राप्त होता था। इसके साथ ही अनुलोम विवाह भी अलाउड था। तो इन सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्त्रियों को एक इज्जत मिली हुई थी, उनको स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। तो ऐसा संसार या ऐसा जनपद, महाजनपद, जहाँ पे स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है वो एक आदर्श समाज ही होता है। अगला देखते हैं, महाजनपदों की शासकीय व्यवस्था। सभी 16 महाजनपदों में राजतंत्र और लोकतंत्र की शासन प्रणाली थी। कहीं कहीं पे राजतंत्र था और कहीं कहीं पे लोकतंत्र था। इनमें से कोसल, अवंती, मगध और वत्स में राजतंत्र की शक्तिशाली व्यवस्था थी। जैसा कि हमने देखा, कोसल, अवंतिका, मगध और वत्स, इसमें राजतंत्र था। बाकी महाजनपदों में लोकतंत्र था। ठीक है। लोकतंत्र के आधार पर वहाँ लोग राज्य प्रमुख को चुन सकते थे। और महाजनपदों की शासन व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ जनपद लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई महासभा के द्वारा शासित किए जाते थे। नंबर 2, राजतंत्रीय विधि के अनुसार कुछ महाजनपदों में शासन राज्य प्रमुख के द्वारा किया जाता था। तो ये हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे राजा राज्य नहीं करते थे वहाँ पर वहाँ की जनता एक राज्य प्रमुख को चुन लेती थी और राज्य प्रमुख ही पूरा राजा वाला काम करता था। जनपदों के निर्माण के साथ ही नगरीकरण व्यवस्था का भी आरंभ हो गया। जैसा कि हमने देखा था हड़प्पा कालीन सभ्यता में कि वहाँ लोग नगर बना के रहते थे। इसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई तो वो वापस ग्रामीण सभ्यता बन गई। अब ये लोग धीरे धीरे करके महाजनपद में डेवलप हो रहे हैं। तो अब हमने देखा कि ये फिर से नगरीकरण व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। यहाँ पे समाज के कार्यों के आधार पर विभाजित होने के कारण वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी। तो फिर से अभी हमने पहले भी देखा था कि जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर विभाजन होने लगा। आप कैसा काम करते हैं उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था उन पर अप्लाई होती थी। नंबर 5, राज्यों की आय के लिए टैक्स निर्धारण का भी विधान शुरू हो गया। अब राज्य अगर चल रहे हैं, जनपद अगर कुछ भी डेवलपमेंट उसका हो रहा है तो उसके लिए खर्चा चाहिए होता है। तो उसका जो पैसा चाहिए होता है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा वहाँ के जनता के द्वारा जो टैक्स देते थे उससे आएगा। नंबर 6, राजा व प्रजा ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म ग्रंथों में बनाए गए नियमों के अनुसार चलते थे। अब अगर कोई भी राज्य को चलाना है तो वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा संविधान है, उसके थ्रू हम सारे काम करते हैं। किसी को न्याय देना होता है, कुछ भी करना होता है तो उसके हिसाब से करते हैं। ऐसे ही उस समय राजा व प्रजा ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म ग्रंथों में बनाए गए नियम के अनुसार चलाए जाते थे। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता था। नंबर 7, जनपद के शासक अपने अधीन व्यापारियों, किसानों और शिल्पकारों से टैक्स के साथ साथ भेंट और उपहार भी स्वीकार किया करते थे। टैक्स के साथ ये गिफ्ट भी ले लेते थे। किन से? किसानों से, शिल्पकारों से, इन सब से। नंबर 8, लगभग हर जनपद का शासक अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करके अपनी सीमा व संपत्ति का विस्तार किया करता था। लालच, हम देख सकते हैं कि यहाँ राज्य की लालच राजाओं में आ ही जाती है। तो एक देश का राजा, एक जनपद जो होता था वो अपने पड़ोसी वाले जनपद पे आक्रमण कर देता था और वहाँ के राजा को हराकर उनका जनपद अपने में भी मिलाने की कोशिश करता था। अगला, जनपदों में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव, और उसके ऊपर खटीक व द्रोणमुख आते थे।
नंबर 10, स्थायी सेना की नियुक्ति के माध्यम से राज्यतंत्र को मजबूत किया जाता था। सेना का काम न केवल युद्ध में भाग लेना बल्कि जनपद पर नियम कानून की व्यवस्था देखना भी था। ये आज के पुलिस के हिसाब से है। जैसे आज के पुलिस या फिर आर्मी, इनका काम क्या होता है, ना दुश्मनों से लड़ना ही नहीं होता है हमेशा, बल्कि कभी कभी देश में जो कानून व्यवस्था है इनको इम्प्लीमेंट कराना भी होता है। इसी तरीके से महाजनपद काल में भी था। वहाँ की जो सेना थी उसका काम युद्ध में भाग लेना ही नहीं था, बल्कि जनपद के ऊपर नियम कानून को भी लागू करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में लौह धातु का प्रयोग बड़े रूप में किया जाने लगा। दोस्तों, लोहा हमें जो मिला था, अच्छा लोहा कब मिला था हमें, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। लोहे का ज्ञान सबसे पहले ईटा के निकट अतरंजी खेड़ा से हुआ था। लगभग 1000 BC के आसपास लोहे का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था। तो जब से लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ तब से एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। बहुत सारी चीज़ों में लोहा प्रयोग किया जाता था। तो इस नवीन ज्ञान के कारण जनमानस की जीवन शैली में आमूल परिवर्तन हो गया। इस समय समाज में लोगों की जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि का विकास हो गया। इस कारण समाज में पुरातन जनजाति व्यवस्था में छेद हो गया और उसके स्थान पर छोटे छोटे समूहों में बड़े बड़े जनपदों का निर्माण होने लगा। यही जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरू होने तक महाजनपदों के रूप में सुदृढ़ हो गया। तो जब लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस समय इन्होंने देखा कि खेती करना बहुत आसान हो गया, जंगल काटना बहुत आसान हो गया, औजार बनाना बहुत आसान हो गया। तो ये एक छोटी सी क्रांति आ गई। और फिर जो ग्रामीण व्यवस्था पहले चलती थी उससे अब नगरों की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। और इन्होंने और इसके बाद हम देखते हैं लौह तकनीकी के विकास ने बड़े बड़े जलयान का निर्माण शुरू कर दिया और इसके साथ ही विदेशी व्यापार भी शुरू हो गया। लोहे से इन्होंने जलयान बनाना स्टार्ट कर दिया और जलयान के माध्यम से अब ये पड़ोसी देश में जल के माध्यम से कहीं भी जा सकते थे। इस समय लोग अपनी सीमाओं को जल माध्यम से पार करके मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि देशों तक पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं कि पहले लोग जो एक छोटे से इलाके में सीमित रह जाते थे, अब उन्होंने अपने कदम बाहर भी फैलाने शुरू कर दिए थे। पहले जो कबीलों के रूप में रहते थे अब वो जनपद के रूप में रहने लगे। ऐसे ही महाजनपद बन गए। अब महाजनपद से भी वो दूसरे देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया यहाँ तक जाना शुरू कर दिया। किससे? जलयान के माध्यम से। इस प्रकार महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था में द्वितीय नगरीकरण के विकास पर बल दिया जाने लगा। प्रथम नगरीकरण कहाँ की थी? वो हमने देखा कि वो थी हड़प्पा सभ्यता की। वहाँ पर भी व्यापार होता था, लोग दूसरी जगहों से आते थे सामान खरीदने या फिर अपने सामान को बेचने के लिए। ऐसे ही अब एक बार फिर से शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं, अर्थव्यवस्था और व्यापार की विशेषताओं को। नंबर 1, समाज में लौह धातु का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया, हमने देखा। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में फसल उगाने के लिए अन्य विस्तृत क्षेत्र खोजे जाने लगे। अब खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने बहुत सारी स्किल डेवलप करनी शुरू कर दी। बहुत सारी क्षेत्र खोजे जाने लगे कि वो कैसे कैसे टेक्निक का यूज़ करके खेती कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नए नए नगरों का जन्म एवं विकास होने के कारण देसी विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा। नए नए देश और विदेश इन्होंने इनको खोज लिए और जिससे व्यापार भी इनका बढ़ने लगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने देश खोजे जिससे इनका व्यापार बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। 4th नंबर, समाज का वर्गीकरण होने के कारण शिल्प कला का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप यह एक नए उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। शिल्प कला का विकास हो गया और वो एक नए उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। अब लोग शिल्पकार बनना चाहते थे। करों को शासन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उसे राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना दिया गया। जैसे कि हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि जो जनपद, महाजनपद, राज्य ये सब होते थे तो उनमें खर्चे आते हैं, उनको चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ से आएंगे? तो ये वहाँ की जनता के द्वारा ही लिया जाता था जिसे टैक्स कहते थे। तो इसे अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया कि अगर आप उस जनपद, महाजनपद में रहते हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। नंबर 6, दैनिक और व्यापारिक लेन देन के साथ वेतन के भुगतान के लिए सिक्कों का चलन भी शुरू हो गया। इस समय के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण, पाद, मासक, काकिनी आदि नाम से जाना जाता था। तो अब हम देख सकते हैं कि इन्होंने सिक्कों का भी निर्माण शुरू कर दिया और उसको भी चलाना शुरू कर दिया। उस समय के जो सिक्के थे, एक बार मैं फिर से बता दूंगा, उन्हें क्या कहते थे? निष्क, स्वर्ण, पाद, मासक, काकिनी, इन नामों से जाना जाता था। नंबर 7, सिक्कों के लिए तांबे और विभिन्न धातु का प्रयोग किया जाता था। सिक्के बनाते थे लोग तांबों से और बहुत सारी अलग अलग धातुओं से। कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद और सिंचाई का भरपूर प्रयोग किया जाता था।
किसान जो होते थे अपनी कृषि को डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत सारी सिंचाई और खाद इसका प्रयोग करने लगे। इस समय व्यापारिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, ज्वार, इसके साथ साथ धान, जौ, दलहन आदि का उत्पादन भी शुरू हो गया। कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन को भी अब व्यवस्थित रूप से किया जाने लगा। पशुपालन पे भी जोर दिया गया। गाँवों में कृषि के अलावा रस्सी, टोकरी, चटाई ये सब भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया और इससे भी आय अर्जन शुरू हो गया। तो जो छोटे कुटीर उद्योग होते थे वो भी उस समय शुरू हो चुके थे। रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, चटाई और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाकर वो अपने आय का अर्जन करते थे। लास्ट, कृषि उपकरणों को विकसित करने का प्रयास किया गया। कृषि उपकरण को डेवलप किया गया जैसे ताकि वो लोग अपनी आसानी से किसानों को हेल्प मिल सके और खेती कर सकें। तो दोस्तों हमने देखा कि अर्थव्यवस्था और व्यापार में लगातार विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं महाजनपद के लोग। एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और उसको विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब महाजनपद का धार्मिक विकास के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। महाजनपद काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास शुरू हो गया था। हमने पिछले वीडियोस में देखा ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए और बौद्ध और जैन धर्म को आराम से देखिए। वहाँ हमने इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई है। तो महाजनपद काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास शुरू हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण और पुरोहितवाद कमज़ोर हो गया था। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ब्राह्मण और पुरोहित इन सब की बहुत ही वैल्यू थी। पहले सारे काम इनसे पूछ के ही होते थे, लेकिन जब से बुद्ध और जैन आए तब से सभी जातियों को बराबर मान लिया गया और ब्राह्मण और पुरोहितवाद जितने भी थे वो कमज़ोर हो गया। दरअसल 16 में से 8 जनपद, वो 8 जनपद बता दें आपको: कुरु आज का मेरठ, पांचाल यानी आज का बरेली, सूरसेन यानी वर्तमान में मथुरा, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, मल यानी आज का देवरिया, काशी आज का वाराणसी और चेदी मतलब वर्तमान समय का बुंदेलखंड, ये सब उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। दोस्तों हम देख सकते हैं कि 16 में से 8 जनपद तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। तो इन सभी जनपदों में ब्राह्मण संप्रदाय का बोलबाला था। यहाँ के लोग अभी भी ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते थे। ये सभी जनपद भाग्य को भी सर्वोपरि मानते थे। मतलब इनका मानना था कि भाग्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, भाग्य से ऊपर कुछ नहीं होता है। जो भी आपके भाग्य में लिखा होगा वो एक दिन घटित होगा ही होगा, आप उससे दूर नहीं भाग सकते। और इनको विशेष संरक्षण बिंबिसार और अशोक की ओर से भी मिला हुआ था। तो इसके बारे में बिंबिसार और अशोक जब आगे वाले राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कबीला पद्धति के बिखराव के साथ ही वर्ण व्यवस्था का समाज में जन्म हो गया। यह समाज द्वितीय नगरीकरण का था, जब जटिल सामाजिक व्यवस्था का विस्तार हो रहा था। शासन के लिए प्रमुख रूप से राजतंत्र और कुछ क्षेत्रों में गणतंत्र भी था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत टैक्सेस यानी कि कर थे और इसका प्रयोग सैन्य बल के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता था उसका जो सबसे मेन काम था, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या करते थे, सैन्य बल को डेवलप करना और उसके रखरखाव में सबसे ज़्यादा ये टैक्स का पैसा खर्च किया जाता था। देशी और विदेशी व्यापार का भी समुचित विस्तार हो रहा था। देश में तो व्यापार हो ही रहा था, साथ में विदेशों से भी व्यापार शुरू हो चुका था। तो हम देख सकते हैं कि महाजनपद आते आते लोग फिर से डेवलप करना शुरू कर गए थे। जो पहले ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक काल में, अब वो फिर से नगरीकरण वहाँ पे शुरू हो गया था। नगर की सभ्यता एक बार फिर से डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का यह टॉपिक महाजनपद काल समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक एक एक करके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बताइए, हम आपके डाउट को पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप साथ में ये भी लिख के बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। हम ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।